नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के राजपूतों की पराजय के कारणों में राजनीतिक कारण और आर्थिक कारणों पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो देखते हैं हम राजनीतिक कारण कौन से रहे हैं। सबसे पहला हम कारण लेंगे राजनीतिक एकता और दृढ़ केंद्रीय सत्ता यानी कि संगठन का अभाव। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव था। हर्ष की मृत्यु के बाद समस्त उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था, जिन पर विभिन्न राजपूत वंशों का शासन था। इनमें एकता, सहयोग, सद्भावना के स्थान पर परस्पर प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य व्याप्त था। ये राज्य और राजवंश अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए परस्पर युद्धों में व्यस्त रहा करते थे। इन राज्यों की महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों को नियंत्रित करने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। संकट काल में भी उनमें संगठित होकर बाह्य आक्रमणकारियों का सामना करने की भावना थी ही नहीं। इसके विपरीत वे अपनी अपनी शक्ति के आधार पर शत्रु का मुकाबला करते थे। कभी कभी तो एक राज्य अपने प्रतिद्वंदी के विनाश के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को आमंत्रित करके उन्हें सहायता भी देते थे, गुप्त भेदों की जानकारी भी दे दिया करते थे। वस्तुतः यह एक महती राजनीतिक दुर्बलता थी और इसका मुख्य कारण एक केंद्रीय शक्ति का अभाव होना था। सामंतवाद की बात करें तो सामंत व्यवस्था राजपूतों की राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला थी, जो सभी राजपूत राज्यों में प्रचलित थी। सामंत राज्य और राजा की शक्ति के स्रोत थे। राज्य में शांति और व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा और विस्तार सामंतों की स्वामी भक्ति और सहयोग पर निर्भर था। राज्य के प्रशासनिक और सेना के उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर प्राय सामंत ही नियुक्त होते थे। सामंतों की राज्य और राजा के प्रति स्वामी भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा शासकों की योग्यता, शक्ति, बाह्य भय और आतंक पर निर्भर थी। किंतु जब राजा अयोग्य और दुर्बल होता था और राज्य पर बाह्य आक्रमण का भय नहीं होता था, तो वो सामंतों की महत्वाकांक्षाएं, आपसी झगड़े, संघर्ष जो हैं वो प्रबल हो जाया करते थे। सामंतों की इस प्रवृत्ति से राज्य में सदा ही पारस्परिक कलह, गृहयुद्ध और विद्रोह की संभावनाएं बनी रहती थी, जिसके चलते वे एकजुट होकर पूर्ण निष्ठा से बाह्य आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। श्री आर.सी. दत्त लिखते हैं कि सामंतवाद ने राजनीतिक पतन को अंतिम अवस्था में पहुंचा दिया था। राष्ट्रीयता का अभाव की अगर हम बात करें तो अदम्य वीरता, साहस, शौर्य के धनी राजपूतों में राज्य भक्ति कुट कुट कर भरी हुई थी। अपने राज्य, राजवंश और कुल के प्रति उनमें अगाध भक्ति और श्रद्धा भी थी। उसकी रक्षा के लिए वे अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहते थे, किंतु अपने राज्य, राजवंश और कुल के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर सम्मिलित रूप से संपूर्ण देश की रक्षा करने की राष्ट्रीय भावना का उनमें अभाव था। और यही स्थिति हम कह सकते हैं जनसाधारण की भी थी। सामान्य जनता भी अपने राज्य के प्रति निष्ठावान थी। देश के अन्य लोगों और भागों में हो रही घटनाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण जो था वो निरपेक्ष था, यानी कि तटस्थ था। इसका परिणाम यह हुआ कि तुर्कों ने उन्हें सरलता से परास्त कर दिया। दृढ़ सीमांत नीति का अभाव की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले सभी विदेशी आक्रमणकारी उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश कर लेते थे या प्रविष्ट हुए थे, किंतु कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश भारतीय नरेशों ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के प्रवेश द्वार यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम क्या निकला कि विदेशी आक्रमणकारी को भारत में प्रवेश करने की किसी भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। वस्तुतः सीमाओं की सुरक्षा का समुचित प्रबंध और आक्रमणकारी को सीमा पर रोकने और खदेड़ने की दृढ़ सीमांत नीति का भारत में भी जो था उत्तर पश्चिमी सीमाएं उनकी असुरक्षित रही है, अभाव रहा है उनका। तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भी राजनीतिक एकता का अभाव रहा है। राजनीतिक आदर्शों के अनुरूप सीमाओं की रक्षा का दायित्व सीमांत राज्यों का था, किंतु दुर्भाग्य से उनमें भी पारस्परिक फूट और द्वेष विद्यमान रहता था, व्याप्त रहता था। साथ ही उसमें विदेशी आक्रमणकारी जो हैं उनका प्रबल वेग रोकने की क्षमता भी नहीं थी। पारस्परिक युद्धों और संघर्षों में संलग्न राजपूत राज्यों ने भी सीमांत क्षेत्रों की रक्षा का भी कोई कदम नहीं उठाया था। यदि भारतीय शासक सीमांत प्रदेशों की सहायता करते तो विदेशी आक्रमणकारियों को वहीं रोका जा सकता था, किंतु सुदृढ़ हम कह सकते हैं सीमांत नीति के अभाव में पंजाब तक मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने का कोई संगठित प्रयास ही नहीं किया गया। डॉक्टर आर.एस. शर्मा लिखते हैं कि महमूद और उसके उत्तराधिकारियों ने पंजाब में जो सत्ता स्थापित की, उसने गौरी के भारत में प्रवेश के लिए दहलीज के पत्थर का काम
किया था। कूटनीति के अभाव की बात करें तो राजपूतों की पराजय का एक कारण उनमें निम्न स्तरीय कूटनीति का अभाव था। राजपूत साध्य के साथ साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। छल कपट अनैतिक साधनों द्वारा प्राप्त विजय उनकी दृष्टि में हे थी। उनका जो युद्ध होता था वो धर्म युद्ध होता था, जिसके उच्च आदर्श और सिद्धांत होते थे। इसलिए वे निहत्थे, भागते हुए, पीठ दिखाते हुए, संकट में पड़े हुए शत्रुओं पर वार नहीं किया करते थे और न ही पराजित शत्रु का वध करते थे, जबकि मुस्लिम आक्रमणकारी बिल्कुल इनके विपरीत थे। मुस्लिम उपनिवेशों का अस्तित्व। मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व ही अनेक अरब तुर्क व्यापारी व्यापार के सिलसिले में भारत के पश्चिमी तट पर आते रहते थे। उनमें से अनेक भारत में स्थायी रूप से बस गए थे। भारतीय शासकों ने न केवल उन्हें भारत में बसने में मदद की, बल्कि मूर्खतावश उन्हें अपने धर्म का प्रचार और इबादतगाह बनाने की भी अनुमति दे दी थी। प्रारंभिक विजयों के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सीमांत क्षेत्रों और पंजाब में अपने राज्य और उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। भारतीय शासकों ने भारत में रहने वाले मुसलमानों पर नियंत्रण रखने का भी कोई प्रयास नहीं किया था। कालांतर में इन्हीं व्यापारियों और मुसलमानों ने अपने स्वधर्मी मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलताओं की जानकारी दी और आक्रमणकारियों का पूरा सहयोग भी दिया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि जिन लोगों ने विदेशी धर्म अंगीकार कर लिया था वे विदेशी रहन सहन पसंद करने लगे थे। गजनी और मध्य एशिया से आने वाले अपने मुसलमान भाइयों के साथ उनकी सहानुभूति थी। वास्तव में उनके लिए ये स्वाभाविक था। सुबुक्तगीन मोहम्मद गजनवी और उसके 150 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी इस दृष्टि से भाग्यशाली थे कि उन्हें भारतीय जनता के एक अंग की नैतिक सहानुभूति प्राप्त थी। रक्षा का भार केवल राजपूतों पर होना। कहते हैं बाह्य आक्रमणों के समय केवल राजपूतों को ही शत्रु का सामना करना पड़ता था। देश के अन्य लोग और जातियां देश की सुरक्षा और युद्धों के प्रति उदासीन थी। इससे राजपूतों के लिए सैनिकों की भर्ती का क्षेत्र जो था वह सीमित हो गया था। इसके विपरीत तुर्कों में ये प्रथा न होने से उन्हें मध्य एशिया की युद्ध प्रिय जातियों के वीर, योग्य और युवा जो थे सैनिक मिला करते थे। यही नहीं, महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय हुए भीषण नरसंहार, बाह्य आक्रमणों और राजपूतों के कहते हैं मध्य अनवरत चलने वाले पारस्परिक संघर्षों में होने वाली क्षति से राजपूतों की संख्या में भी पर्याप्त कमी आने लग गई थी। प्रशासनिक दोष की बात करें तो कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक दोष भी राजपूतों की पराजय का कारण बन गए थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार की परंपरा मान्य थी। अन्य पुत्रों के अधिक योग्य होने और ज्येष्ठ पुत्र के अयोग्य और शक्तिहीन होने पर भी उसे ही शासक बनाया जाता था। ऐसे शासकों से राज्य और देश की रक्षा की आशा करना व्यर्थ था। इसके विपरीत मुस्लिम प्रशासनिक व्यवस्था में योग्यता और शक्ति ही राजपद का आधार थी। इस व्यवस्था में सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि गुलाम भी अपनी कहते हैं योग्यता और प्रतिभा के बल पर सुल्तान का पद प्राप्त कर सकता था। परिणाम क्या हुआ कि योग्यता और शक्ति के आधार पर सुल्तान बने तुर्क आक्रांता ज्येष्ठ उत्तराधिकार की परंपरा से शासक बने। अयोग्य और दुर्बल राजपूत शासकों को पराजित करने में वो सफल हो गए थे। योग्य, प्रतिभावान, कार्यकुशल होने पर भी अन्य वर्ग और जाति के लोगों को इनसे वंचित रखा जाता था। इस राजनीतिक और प्रशासनिक भेदभाव के कारण कहते हैं कि अन्य वर्ग जो और जाति हैं उनके लोगों की राज्य के कार्यों में कोई भागीदारी ही नहीं रही और देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति वे उदासीन हो गए थे। अब हम अगर आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक संपन्नता भी राजपूतों की पराजय का एक कारण बनी थी। भारतीय शासकों, सामंतों और उच्च वर्ग के लोगों के पास अपार संपत्ति थी। लोगों की धर्मनिष्ठा और दानशीलता के कारण मंदिरों में अथाह संपत्ति, स्वर्ण राशि, अतुल हीरे जवाहरात संग्रहित हो चुके थे। मंदिर, संपत्ति, वैभव के केंद्र थे, किंतु भारत में देश की इस धन संपदा की सुरक्षा का कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। फलतः विदेशी आक्रांताओं को लूटने का अपरिमित आकर्षण पैदा हुआ। तुर्क आक्रांता लूट के धन का एक भाग अपने सैनिकों में बांट देते थे। यही नहीं, अनेक सैनिक तो इस धन संपत्ति की लूट के लालच में ही सेना में भर्ती हो जाया करते थे। धन प्राप्ति की आशा में ही उन्होंने अदम्य उत्साह और प्राणपण से युद्ध किए। भारतीयों के समक्ष ऐसा कोई आकर्षण नहीं था, फलतः वे तुर्कों के हाथों
परास्त हुए। आर्थिक संपन्नता से उत्पन्न दोष। आर्थिक संपन्नता अनेक विशिष्टताओं और गुणों के साथ अनेक दोषों की जननी भी है। देश की आर्थिक संपन्नता ने भारतीयों को विलासी, निष्क्रिय, आत्मसंतोषी बना दिया, जिससे वे निर्बलता के शिकार हुए और तुर्कों के हाथों सरलता से परास्त हुए। तुर्कों की संपन्नता में भी वृद्धि। भारत में तुर्कों द्वारा की गई लूटपाट से न केवल उनकी आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई, वरन भारत से प्राप्त धन से उन्होंने एक विशाल सेना भी गठित की थी, जिससे उनकी सैनिक शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत तुर्कों द्वारा की गई लूटमार और विध्वंस ने न केवल वित्तीय क्षति हुई, वरन इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात लगा था। फलतः भारतीय तुर्क आक्रांताओं द्वारा सुगमता से परास्त कर दिए गए थे।